नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी के बारे में। स्पेसिफिकली जो सैलरीड लोग हैं, जिनकी हर महीने एक फिक्स इनकम आती है और फिर उसी इनकम से उनका पूरा महीना चलना होता है। बिल्कुल आप और मेरे जैसे लोग जो एक इनकम, एक सैलरी पर डिपेंडेंट है। जब हमारी सैलरी आती है महीने के 1 तारीख, 2 तारीख या जो भी डेट आपकी फिक्स होगी, हमारे दिमाग में अगर हम कुछ पैसे सेव कर पाते हैं, बचा पाते हैं, तो यही आता है कि यार इन पैसों का क्या करें, एफडी में डाल दें, कोई शेयर ले लें, किस स्टॉक में पैसे लगा दें, कहाँ पर हमारे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। आज हम प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई जॉर्गन्स नहीं, केवल सैलरीड लोगों के लिए किस तरीके से अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड ही क्यों? क्योंकि मैं स्पेसिफिकली सैलरीड लोगों की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं सैलरीड लोगों की बात कर रहा हूँ तो मैं क्यों गोल्ड, स्टॉक, क्रिप्टो इनकी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली सैलरीड लोगों के लिए सही है और हम उसी की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड सैलरीड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट लेकर आती है। अब चलो, पहला बेनिफिट है लिमिटेड टाइमिंग। हम जॉब वाले लोग हैं, सुबह 9 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, पूरे वही 9 घंटे की काम। फिर उसके बाद घर की चीज़ें मैनेज करनी है, घर पे भी समय देना है, परिवार के साथ समय बिताना है। समय कहाँ बचता है? कई बार तो ये हमारा जो रूटीन है जॉब का, नौकरी का, वो वीकेंड पे भी चला जाता है, और कई बार तो सुबह 9 के गए, रात में 9 बजे 10 बजे भी वापस आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड का बेनिफिट ये है कि आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको दिमाग नहीं मारना है कि कौन सा फंड लिया जाए, कौन सा फंड नहीं लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है। डेली बैठ कर मार्केट को देखना, टर्मिनल पर बैठना, उन चीज़ों के बारे में दिमाग नहीं मारना है। कोई दूसरा है, कोई फंड मैनेजर है, कोई कंपनी है जो हमारे बिहाफ पर ये काम कर रही है, तो वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है एसआईपी का मैजिक। हमारी सैलरी हर महीने एक फिक्स डेट को आती है। अब हर महीने आती है, ऐसा तो नहीं है ना कि आज कुछ सैलरी आ गई, फिर 10 दिन बाद कुछ सैलरी आ गई, फिर कुछ सैलरी, ऐसा तो नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि इस महीने 50,000 रुपये आई, अगले महीने 5 लाख रुपए आ जाएंगे, फिर 1 लाख रुपए आ जाएंगे, फिर 10,000 रुपये आएंगे। ऐसा भी नहीं होता। एक फिक्स इनकम है और एक फिक्स डेट पर आती है। और फिक्स इनकम है तो हमें पता है कि हमारे महीने के खर्चे कितने हैं। हम एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आज डिसाइड करके डालना शुरू कर सकते हैं, वो हम कंटिन्यू लंबे समय तक कर सकते हैं। तो एसआईपी का बेनिफिट हमें मिलता है, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट ऑफ कोर्स एसआईपी के बेनिफिट के साथ मिलता है। तीसरा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। जब हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, तो हम वो 2 कंपनी, 4 कंपनी, 10 कंपनी, जितने शेयर हम परचेज कर सकते हैं, जितना रिसर्च कर सकते हैं, उसमें ही पैसे लगाएंगे। अब प्रॉब्लम उसमें क्या है? अगर वो 2-3 कंपनी या वो पर्टिकुलर सेक्टर डूब रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट वोलेटाइल है, फ्लक्चुएट कर रही है, तो हमारे लिए या तो फायदा भी बहुत ज़्यादा होगा, बट नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। म्यूचुअल फंड में ये हमारे लिए फायदा है कि ठीक है जी, हमारा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है, किसी फंड में हमने पैसे डाले हुए हैं, उसने 25 कंपनीज में पैसे डाले हुए हैं, तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो रखा है। हमें डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं सोचना है। चौथा बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। ईएलएसएस के जो फंड्स होते हैं वो एटीसी में आपको 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट टैक्स बेनिफिट भी देते हैं।
तो ये चौथा बेनिफिट हमारे लिए है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि जिनकी फिक्स इनकम हो, रेगुलर इनकम हो और सिमिलर सा अमाउंट हर बार उनको इन्वेस्टमेंट करना है हर महीने, उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन काम करता है। इसीलिए हम लोग सैलरीड लोगों के लिए जब हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहे हैं तो हम लोग म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट चीज है अपने गोल्स को डिफाइन करना, गोल्स को सेट करना। अब चलो मेरे साथ बैठकर ये एक्सरसाइज करते हैं। हम अपने गोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सोचो कि शॉर्ट टर्म गोल्स कौन कौन से हैं आपके। शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 3 साल के अंदर, जैसे आप गाड़ी लेने वाले हैं, उसका डाउन पेमेंट करना है, आपकी खुद की शादी होने वाली है, घर पे कुछ रिपेयर वर्क कराने वाले हो, आप कहीं आप वैकेशन पे जाने वाले हो, इस तरीके की चीजें। फिर है मिड टर्म के गोल जो 3 साल से 7 साल के बीच के गोल है, मोटा मोटा, जैसे किसी के घर में शादी है, कोई बड़ा एक्सपेंस आने वाला है, घर का डाउन पेमेंट करना है, कोई भी ऐसा गोल जो आपको अगले 3 से 7 साल के अंदर पूरे करने हैं। और लॉन्ग टर्म गोल जो लंबे समय में, मतलब 7 साल से ज्यादा के गोल, जैसे बच्चों की शादी है, अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना है, बुढ़ापे में बड़ा सा फार्म हाउस लेंगे उसके बारे में सोचना। कोई भी ऐसा गोल जो 7 साल से लंबे समय का गोल आपका है। तो और ये गोल्स बनाने इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज अभी करिए और अपने गोल्स को डिफाइन करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के रिस्क एपिटाइट वाले होते हैं, अलग अलग तरीके के रिटर्न्स देते हैं। बेसिकली अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर आपको बुखार है तो मैं आपको पैरासीटामोल दूंगा, मैं आपको किसी दूसरे मर्ज की दवाई नहीं दूंगा। उसी तरीके से अगर आपको शॉर्ट टर्म के गोल कोई अचीव करने हैं तो हम किसी ऐसे शेयर में पैसे नहीं लगा देंगे कि जो 10 साल बाद बढ़ेगा, जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा। नहीं, अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल है 1 से 3 साल तो हम रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है अगले 1 साल मार्केट ऊपर ना जाए। तो उसके लिए हम लोग लिक्विड फंड्स या लॉन्ग टर्म के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उस पर हम फोकस करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने गोल्स को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करना। अब इससे पहले कि म्यूचुअल फंड पे हमने मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें और उसके बारे में ज़्यादा दिमाग मारना शुरू कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी फंड बनाना। क्यों इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है? आपकी जॉब लॉस हो जाए, कोई बड़ी मेडिकल एक्सपेंस आ जाए जो आपने प्लान नहीं करा है, या जो शायद आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं है, या उस इंश्योरेंस में कुछ ऐसा तो नहीं है मेडिकल इमरजेंसी आएंगी तो पूरा का पूरा आपको इंश्योरेंस से क्लेम मिल जाता है। उसके पहले कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, बाद में कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, कई बार वो क्लेम होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार उस नौबत तक नहीं पहुँचे फिर भी आपके 50,000 1 लाख रुपए लग गए, आपकी जॉब चली गई, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया जो आपने प्लान ही नहीं किया था, जो आपने सोचा ही नहीं था। आप गाड़ी से जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, नहीं होना चाहिए बट हो गया, क्या करेंगे? इन चीजों को अब आपने पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, तो फिर या तो म्यूचुअल फंड तोड़ना पड़ेगा, और एक बार आपने म्यूचुअल फंड तोड़ा तो जिंदगी में आप हमेशा हर दूसरी इमरजेंसी पर तोड़ते रहेंगे। इसलिए इमरजेंसी फंड जरूरी है। कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस है, 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। 12 महीने का हो तो द बेस्ट है, पर ठीक है 12 महीने का नहीं है कोई बात नहीं है, 6 महीने का कम से कम वो होना चाहिए आपके पास। और इमरजेंसी फंड को रखे कहाँ? एफडी में रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, या लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं। अब लिक्विड फंड्स भी म्यूचुअल फंड ही है, बट बेनिफिट ये है कि वो 24 आवर में रिडीम हो जाता है, एफडी से बेटर रिटर्न मिलता है, तो सेविंग्स ऑफ कोर्स बेटर रिटर्न मिलता है, रिस्क भी कम होता है। तो लिक्विड फंड मेरे हिसाब से सबसे बेहतर ऑप्शन होता है अगर मुझे इमरजेंसी फंड को रखना है तो।
चलो बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। अब अलग अलग तरीके से म्यूचुअल फंड को बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वही जो आप जानते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स मतलब जो बेसिकली भारत की टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मिड कैप आता है, तो 101 नंबर से 250 नंबर तक की जो कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्टमेंट। स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट मतलब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मतलब जो 250 टॉप 250 कंपनीज से बाद की कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा फ्लैक्सी कैप भी होता है। फ्लैक्सी कैप बेसिकली क्या है, ये सब में मिला के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब थोड़ा सा लार्ज में भी, थोड़ा सा मिड में भी, थोड़ा सा स्मॉल में भी। तो एक बैलेंस अप्रोच करके चलता है। इसको मल्टी कैप भी बोलते हैं। फिर आते हैं दूसरे तरीके के फंड्स, डेट फंड्स। अब डेट फंड्स क्या है, बेसिकली जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इस तरीके के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बेसिकली जो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थे उससे कम रिस्की होते हैं, काफ़ी कम रिस्की होते हैं, और काफ़ी गारंटीड टाइप का रिटर्न होता है। बट इसमें रिटर्न आपको नॉर्मली इक्विटी फंड से कम मिलते हैं। इसमें भी 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो प्योर जो लिक्विड फंड्स होते हैं तो वो भी डेट फंड है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके के पर्पस से बनाए गए हैं। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स मतलब ऐसे फंड्स जो इक्विटी और डेट फंड्स को मिला के, मतलब वो कुछ पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ पैसा डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब ये ज़्यादा बैलेंस अप्रोच है। तो इक्विटी से कम रिस्क, डेट से ज़्यादा रिस्क, रिटर्न भी उसी हिसाब से, इक्विटी से कम रिटर्न और डेट से ज़्यादा रिटर्न। इसमें भी आपको 3 तरीके के फंड्स मिलेंगे। एक तो एग्रेसिव हाइब्रिड, एक मॉडरेट हाइब्रिड और एक बैलेंस फंड्स। फिर आते हैं ELSS फंड्स। ELSS फंड्स होते हैं बेसिकली ये इक्विटी फंड्स ही होते हैं, लेकिन इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। 80C में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और फिर इंडेक्स फंड होते हैं। इंडेक्स फंड बेसिकली क्या है, जैसे निफ्टी 50 ले लिया तो निफ्टी में रजिस्टर्ड टॉप 50 कंपनीज में ये पैसे डालते हैं। तो इसमें आपको बहुत, मतलब क्योंकि भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं, रिस्क काफ़ी कम होता है, काफ़ी नीचे रहेगा इसमें। तो ये अलग अलग तरीके के फंड्स हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट है, प्रोज कॉन्स है, वो मैंने आपको बताया। अब हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि एक 30 साल का लड़का जो मैरिड है, जो दिल्ली में या दिल्ली NCR या बेंगलुरु में रहता है, और उसकी इनकम से फॉर एग्जांपल कुछ 50,000 1 लाख रुपए हर महीने के आसपास की है। उसका फंड एलोकेशन कैसा होना चाहिए, आइडियल फंड एलोकेशन कैसा होना चाहिए, या यूँ कहूँ कि मैं उस जगह पर होता तो मेरा फंड एलोकेशन कैसा होता। अब इसमें मैं 60 to 70% इक्विटी में पैसे डालूंगा और 30 to 40% मैं डेट में पैसे डालूंगा। इक्विटी में भी क्यों डालूंगा उसके बारे में बात करते हैं, और कितना डालेंगे इसके बारे में बात करते हैं। अब इक्विटी में जो मैं 60% या 70% पैसे अपने डालने वाला हूं, मान लो 10,000 रुपये में डालने वाला हूं, इस 10,000 रुपये हर महीने, तो इस 10,000 रुपये में से मैंने 6,000 या 7,000 रुपये इक्विटी में डालना है, या 3 से 4,000 रुपये मैं डेट फंड में डालने वाला हूँ। अब जो मैं इक्विटी में 6 से 7,000 रुपये डालने वाला हूँ, मैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेने में विश्वास करता हूँ, तो मैं 50% पैसा अपने उसमें डालूंगा, स्मॉल कैप और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में डालूंगा, और 50% पैसा मैं डालूंगा लार्ज कैप में। इसको आप मिक्स और मैच भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप मतलब म्यूचुअल फंड आप लेना चाहते हैं, तो उस केस में आप इक्विटी में कम कर दीजिए, डेट में ज़्यादा कर दीजिए। आपको डेट में नहीं ज़्यादा करना है, इक्विटी में ही करना है। फिर भी रिस्क कम लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में ज़्यादा कर दीजिए, स्मॉल कैप में कम कर दीजिए।
बैलेंस करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप वाला ले लीजिए। और डेट में जो 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 मैंने 30 से 40% सोचा था, 3 से 4 हज़ार रुपए, उसमें से मैं 1,000 रुपए लिक्विड फंड में डालूंगा। बाकी जो 2,000 या 3,000 रुपए बचे वो मैं आधा आधा कॉर्पोरेट और शॉर्ट में डाल दूंगा। तो अगर कोई मेरा 1 से 3 साल वाला गोल है, उसके लिए मैं डेट में पैसे डालने वाला हूं, तो शॉर्ट टर्म और कॉर्पोरेट में डालूंगा। और अगर इक्विटी में डालना है तो लार्ज कैप में डालूंगा। लेकिन यही कोई मेरा रिटायरमेंट का प्लानिंग है। अब मुझे पता है रिटायरमेंट की प्लानिंग में आज 30 साल का हूँ, मतलब मैं 30 साल का नहीं हूँ, जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें 30 साल का हूँ मैं। अब मुझे पता है कि रिटायरमेंट अभी मेरा 30 साल में 25 साल में होने वाला है। क्या करूँगा? अब मैं स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसे डाल दूंगा। स्मॉल कैप में इसलिए डाल दूंगा क्योंकि यंग हूँ, 20-25 साल का समय है, मार्केट ऊपर नीचे भी जाएगा तो एब्जॉर्व करने की क्षमता है। लेकिन अगर वहीं मुझे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जो अगले 3 साल बाद या 4 साल बाद करने वाला हूं, तो शायद मैं लार्ज कैप और स्मॉल कैप में मिक्स करके डालूंगा। और पर्पस आपका क्या है, गोल आपका क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी अमाउंट ऊपर नीचे होगा। जैसे बच्चे के एजुकेशन के लिए, अब मेरा बेटा 9 साल का है, मुझे पता है कि 8 साल बाद, 9 साल बाद जब वो 17 साल का, 18 साल का होगा, तो शायद मुझे काफी बड़ा अमाउंट चाहिए होगा उसके हायर एजुकेशन के लिए। अब ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आइडियली तो मुझे स्मॉल कैप में डालना चाहिए पैसा, क्योंकि उसी में तो पैसा ज्यादा बनेगा। लेकिन उसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे बच्चे के एजुकेशन की बात है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैं और टाइम ड्यूरेशन भी 10 साल है, तो मैं फ्लेक्सी कैप में डालूंगा या मिड कैप में पैसे डालूंगा। लेकिन वही मुझे अपने बच्चे की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, उसके लिए भी 12 साल 15 साल है। मैं रिस्क ले लूंगा यार, चलो स्मॉल कैप में डालते हैं, बम्पर कमाई हो गई तो धूमधाम से करेंगे, नहीं तो मिड लेवल की शादी कर देंगे। रिस्क एपेटाइट दो, क्योंकि गोल अलग अलग है, पर्पस अलग अलग है, तो मेरा रिस्क एपेटाइट भी अलग अलग है दोनों चीजों के लिए। तो आपको कौन सा फंड सेलेक्ट करना है, ये आपका गोल क्या है इस पे भी डिपेंड कर रहा है, कितने दिन बाद का है इस पे भी डिपेंड कर रहा है, कितने पैसे चाहिए इस पे भी डिपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं कि सही म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें। तो सबसे इसमें 3-4 पैरामीटर्स हैं जो मैं यूज करता हूं। पहला है उसका पास्ट परफॉर्मेंस, कि वो जो फंड है उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था। अब पास्ट परफॉर्मेंस में नंबर 1 होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कंसिस्टेंसी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे समझते हैं? मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि 10 फंड चूज करूंगा। जैसे मान लो मुझे स्मॉल कैप में कुछ पैसे डालने हैं, लंबे समय का मेरा गोल है और स्मॉल कैप मैंने डिसाइड किया है कि स्मॉल कैप में मुझे पैसे डालने हैं। अब मैं स्मॉल कैप के टॉप 10 फंड्स चूज करूंगा 10 साल में, जिन्होंने जो टॉप 10 में रहे हैं। फिर मैं 5 साल में देखूंगा। अब 5 साल में जब देखूंगा तो कुछ ऐसे फंड्स होंगे जो इस फंड में मतलब मिक्स होंगे, इसी फंड में से कुछ फंड होंगे, कुछ ऐसे फंड होंगे जो 5 साल में परफॉर्म नहीं किए, उसको मैं हटा दूंगा। फिर मैं 3 साल पे चेक करूंगा, फिर 1 साल पे चेक करूंगा। तो जिन फंड्स ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में, उसको मैं चूज करूंगा, बजाय कि किसी फंड ने पिछले 3 साल में बम्पर रिटर्न दिया है लेकिन पीछे वो बेकार फंड था, या पहले अच्छा था बाद में बेकार हो गया। टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 फंड नहीं है तभी भी मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा अगर उसकी कंसिस्टेंसी है। मान लो वो टॉप 3 फंड्स में आता भी नहीं है, वो 5वें नंबर का फंड है, 6वें नंबर का फंड है, लेकिन लगातार 10 सालों से वो 5वें 6वें नंबर पे है, मेरा प्रेफरेंस उसमें ज्यादा होगा, बजाय एक ऐसा फंड जो आज पहले नंबर पे है, 2 साल पहले 22वें नंबर पे था, फिर कुछ साल 2 साल पहले तीसरे नंबर पे था, फिर कुछ साल पहले
50वें नंबर पे था, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं प्रेफर करूंगा। दूसरा पैरामीटर है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। तो जब भी आप कोई फंड देखते हैं तो उस फंड में कौन फंड मैनेजर है और उस फंड मैनेजर के बारे में पूरा गूगल पे कच्चा चिट्ठा मिल जाता है। वो इस यहाँ पर कब से है, कितना बड़ा पोर्टफोलियो उसने मैनेज किया है, किस तरीके, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड, अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो मेरे लिए वो भी एक पैरामीटर हो जाएगा चूज करने का। तीसरा AUM की मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना बड़ा फंड है। तो अगर मान लो 500 करोड़ एक आइडियल रेंज है, बहुत छोटा फंड प्रॉब्ली नया होगा या रिस्की हो सकता है, बहुत बड़ा फंड है वो भी थोड़ा सा, तो बीच का फंड एक जेनरिक एडवाइस है। मतलब ये वैसे भी बहुत ही ओवर वैल्यूड पैरामीटर है, बट फिर भी यूज करते हैं, मैं खुद भी यूज करता हूँ। अगला पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो, कि क्या एक्सपेंस रेशियो है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। मतलब कम अगर एक्सपेंस रेशियो है तो बेटर है मेरे लिए। और रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट प्लान में हमेशा डायरेक्ट प्लान्स जो होते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, रेगुलर का ज़्यादा होता है। तो डायरेक्ट प्लान चूज करना चाहिए। अगर आप खुद से रिसर्च करके चूज कर रहे हो तो रेगुलर नहीं चूज करना चाहिए। सेम फंड का डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान आपको दिखेगा। अब ये रिसर्च करना कहाँ पर है, तो मैं 2-3 है, जैसे मनी कंट्रोल है ना, वैल्यू रिसर्च online.com है, मॉन्स्टर इंडिया है, मनी कंट्रोल है, ET मनी ऐप है, ग्रो ऐप है। अब जनरली क्या है कि 2-3 फंड सेलेक्ट करो उस कैटेगरी में, और जिस कैटेगरी में सेलेक्ट कर रहे हो उसी कैटेगरी के दूसरे फंड से कंपेयर करो। ऐसा नहीं है कि कोई एक लार्ज कैप ले लिया, कोई स्मॉल कैप ले लिया, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, उनको कंपेयर नहीं करना है। लार्ज कैप चूज किया तो लार्ज कैप के ही फंड्स को और उसी कैटेगरी में आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करनी है, तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है KYC करना। अब आपके पास अगर पैन है, आधार है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं तो KYC हो जाती है। बट उसके पहले आएगा प्लेटफॉर्म चूज करना। पहला स्टेप होगा प्लेटफॉर्म चूज करना। तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रो है, जीरोधा कॉइन है, ET, सबके प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे ग्रो बहुत ही सिंपल है यूज़ करने में, उसका इंटरफेस बहुत ही आसान है। जीरोधा भी बेहतर है, मतलब ओके मतलब मिड इंटरफेस है, कमीशन नहीं लेता। ET मनी का इंटरफेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट रिसर्च उसमें, और मनी कंट्रोल, इन दोनों में रिसर्च अच्छे मिल जाते हैं, मतलब डिटेल काफ़ी रिसर्च मिल जाता है। तो ये पहला स्टेप हो गया कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है। आपने प्लेटफॉर्म चूज किया, फिर सेकंड स्टेप पे KYC किया, थर्ड स्टेप पे फंड चूज किया, फोर्थ स्टेप पे SIP स्टार्ट किया, ऑटोमेट किया, और पांचवा स्टेप नॉमिनी जरूर ऐड करना है। हमें से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, नॉमिनी नहीं करते। आई थिंक अभी कुछ तो डेटा आया था, कई हजार करोड़ रुपए बिना नॉमिनी के बैंक्स में, म्यूचुअल फंड्स में पड़े हुए हैं, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो नॉमिनी जरूर ऐड करिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करने हैं। पहला, हर महीने फंड चेंज नहीं करना है, लॉयल्टी मैटर्स। मार्केट टाइमिंग की कोशिश नहीं करना है। अगर आप SIP कर रहे हो तो ऑलरेडी आपकी मार्केट टाइमिंग हो रही है। बहुत सारे फंड्स नहीं ले लेने हैं, 5 फंड, 6 फंड, 7 फंड एनफ होते हैं। इमरजेंसी के समय म्यूचुअल फंड तोड़ना बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए तो हम इमरजेंसी फंड अलग बना रहे थे, अभी हमने इमरजेंसी फंड की बात की थी। अभी थोड़ा बोरिंग टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टैक्स इम्प्लीकेशंस। आप जो भी पैसे लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी आप उसको प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब उससे पैसे निकालेंगे या इधर उधर रिलोकेशन करेंगे, तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। जो फ़ायदा होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में अगर 1 साल से अंदर आपने पैसे तोड़े तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये होता है फ्लैट 20%, जितना भी आपने मार्जिन, जितना प्रॉफिट आपने कमाया। और अगर आप 1 साल के बाद तोड़ते हैं, 1 साल के बाद आप बुक करते हैं, तो इसमें 12.5% का टैक्स लगेगा। डेट फंड्स में जो भी आपका प्रॉफिट बुक होता है उसमें आई थिंक 2023 से
अब उसमें आपके इनकम टैक्स के हिसाब से, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, और जिस स्लैब में जिस तरीके से आप आ रहे हैं उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस पे अलग से कैपिटल गेन वाला नहीं होता है। और ELSS तो मतलब वही इक्विटी वाला फंडा अप्लाई होगा, बट इसमें 3 साल का लॉक इन होता है, और जब आप ELSS में पैसे डालते हैं उस पे टैक्स नहीं लगता, मतलब वो टैक्स फ्री, आपके इनकम से टैक्स फ्री शो किया जा सकता है। याद रखिए, बेस्ट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट वाज yesterday and the second best time is today and the worst time of investment is tomorrow। तो आज से शुरू करना है, अभी से शुरू करना है दोस्तों। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, पैसे डालना है, वेल्थ क्रिएशन है, ये मैराथन है, ये स्प्रिंट रन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, कम अमाउंट हो चलेगा, लेकिन लगातार इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इस पैसे की भाग दौड़ में अपनी सेहत, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।